तो इतनी तेज हवा चल रही है, मेरे को धक्का मार रही है। दरवाजा जम चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो, खुल ही नहीं रहा है। और इस तरीके के बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ से बन जाते हैं। मेरे जो हाथ है ना वो बिल्कुल जम चुके हैं, एकदम हिलाना मुश्किल हो रखा है। आज है 13 जनवरी, लोहड़ी वाला दिन, और कल था 12 जनवरी, स्नो स्टॉर्म वाला दिन। तो बेसिकली किचनर, वाटरलू और आसपास के एरियाज में कल काफी तगड़ा स्नो स्टॉर्म आया था। अभी भी काफी ज्यादा स्नो पड़ रही है, हवा चल रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको सारा हिसाब किताब दिखाते हैं कि जब स्नो स्टॉर्म आता है तो क्या सिस्टम रहता है। और साथ के साथ मेरे को 2-3 चीजें खरीदने जाना है, बहुत ही जरूरी, उनके बिना गुजारा नहीं होगा। और साथ के साथ कुछ जरूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी नॉर्मल है, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारी चीज़ें करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार, अभी जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा कम नहीं है, -3 डिग्री सेल्सियस है। नॉर्मल दिनों में -3 में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, नॉर्मल जैकेट से हिसाब किताब बढ़िया चल जाता है। लेकिन अभी हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। हवा की जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, और हवा ही आपको मारती है, क्योंकि उसकी वजह से अभी फील्स लाइक -10 हो रहा है। और मेरे हाथ बिल्कुल जम चुके हैं, ऑलमोस्ट लाल होने वाले हैं। बाकी सारे लोग लगे हुए अपनी गाड़ी गुड़ी साफ करने के लिए, अपनी स्नो वगैरह शवल करने के लिए। तो एक बार उधर चलते। हाँ जी, तो आप सामने पार्किंग लॉट की हालत देख सकते हो, बिल्कुल स्नो से भरा हुआ है, एकदम सफेद चादर बिछी हुई है। बीच का आपको थोड़ा बहुत साफ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि रात को मशीनें आई थी थोड़ा बहुत क्लीन करने के लिए। और गाड़ियां आपको थोड़ी बहुत साफ इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि रात को बारिश पड़ी थी, थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर गया था, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत स्नो पिघल गई थी, तो साफ हो गई है। लेकिन जब स्नो स्टॉर्म आ रहा था तो भाई साहब गाड़ियों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब जिस हिसाब से छोटा सा झंडा हिल रहा है, आपको आइडिया हो गया होगा कि भी कितनी तेज हवा चल रही है। और काफी सारे लोगों को लगता है कि कनाडा के अंदर जब बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है तो लोग अपने घर में छुप के बैठ जाते हैं, या फिर कोई काम पे नहीं जाता, सारी चीजें रुक जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हो, गाड़ियां गुड़ियां चल रही है, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, कोई घूमने जा रहा है, कोई विंटर्स के अंदर इंजॉय करने जाना है। क्योंकि यार, स्नो को, विंटर को हैंडल करने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें रुक जाती हैं। आप अच्छे तरीके से गियर अप करो, गर्म कपड़े डालो, तो कुछ नहीं होता। बाकी जो लोग गाड़ियाँ गुड़ियाँ चला रहे हैं, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि गाड़ी को किस तरीके से आपको मेंटेन करना है, ताकि आपको स्नो के अंदर, विंटर्स के अंदर कोई दिक्कत ना आए कनाडा के अंदर। बाकी अब उस पहाड़ पर चलते हैं और ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल। अब फिर सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आजकल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि कोई कॉलेज ने उनको फेल कर दिया, पता नहीं 100-200 बच्चे फेल कर दिए, या फिर डेफर कर दिया। जैसे ही वो बच्चा कनाडा पहुंचा अपनी पढ़ाई करने के लिए, जनवरी इनटेक में, उस जैसे ही पहुंचा तो उस कॉलेज वालों ने बोला कि भी हमारी तो सीट्स वगैरह फुल हो गई हैं, तो आप मई इनटेक में डेफर करा लो या फिर सितंबर इनटेक में डेफर करा लो। तो बच्चे परेशान होते हैं कि भी ये 8 महीने हम करेंगे क्या, वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ जाएगा, जॉब कर नहीं सकते, गुजारा कैसे होगा। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आना चाहते हो और ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हो, तो प्लीज़, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर छोटे छोटे 4 कमरों के कॉलेजेस होते हैं ना, तो वहाँ आपको अपनी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में जो कंसल्टेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छी कमीशन वगैरह मिलती है, तो आपको पुश करते हैं कि भी इस कॉलेज में चले जाओ, उस कॉलेज में चले जाओ, यहाँ पे ये हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब है। आप वीडियोज़ वगैरह देखते हो, उसमें आपको लगता है कि भाई साहब ये तो कैंपस बहुत बढ़िया है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। मैंने 2-3 वीडियोज़ बना रखी हैं, उसमें दिखा रखा है कि भी एक्चुअल रियलिटी होती क्या है। तो जो कॉलेजेस हैं उनका जो मेन कैंपस होता है वहाँ पे जाओ। इधर छोटे छोटे कॉलेजेस होते हैं 4-5 कमरों वाले, इन्होंने बड़े बड़े कॉलेज का नाम ले रखा होता है और उसी से चल रहे होते हैं, और ये कंसल्टेंट्स को कमीशन बढ़िया देते हैं, इसलिए बच्चे इस चक्रों में फंस जाते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ अवॉइड करो, क्योंकि उन कॉलेजेस में पढ़ाई करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चों का एक्सपीरियंस मैंने पूछा है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आगे निकलते हैं भाई साहब पहाड़ के ऊपर। अगर काफ़ी सारे घरों के सामने इस तरीके की यार साइड वॉक बनी होती है, जिसके ऊपर से जनरल पब्लिक वॉक करके जाती है, जैसे कि मैं वॉक करके जा रहा हूँ, तो इन लोगों को ये साइड वॉक साफ़ करनी होती है अपने ड्राइववे के साथ साथ, क्योंकि अगर कोई बंदा इसके ऊपर फिसल गया साइड वॉक पे ऊपर चलता हुआ, तो भाई साहब बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, वो उनको सू कर सकता है और हिसाब किताब बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। अभी ये जो सामने रोड जा रही है, ये तो मेन रोड है, इसको सिटी वालों ने साफ़ कर दिया था, क्योंकि हम टैक्सीज वगैरह पे करते हैं और टैक्सीज का कनाडा के अंदर थोड़ा सा ढंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो एक छोटी गली है, तो इसके अंदर सिटी वालों ने ज़्यादा सफाई नहीं की है, तो जितनी भी साफ़ है, गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं तो उसको वो क्लीन करते हुए चली जाती हैं। तो ये सिस्टम है। अब यार, सामने जो आप ये इतनी सारी स्नो देख सकते हो, ये बेसिकली वो पार्क है जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, और यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेल जा रही है जहाँ पे मैं चल के जाता हूँ। तो अभी तो स्नो की वजह से भाई साहब सब कुछ सेम ही हो रखा है, पता नहीं लग रहा कहाँ पे घास है, कहाँ पे ट्रेल है। भाई साहब, यह पहाड़ के ऊपर तो इतनी तेज़ हवा चल रही है, मेरे को धक्का मार रही है इसकी इधर पुश कर रही है। तो बेसिकली यार, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि कनाडा के अंदर जो विंटर्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होती हैं। जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि कोई बाहर निकलता ही नहीं है, तो बहुत ही परेशानी वाली बात है। अब मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अपनी स्लेजिंग वगैरह कर रहे हैं, अपना ये क्या कहते हैं इसको, ट्यूबिंग वगैरह कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो डिप्रेस होता है या नहीं होता है। काफ़ी सारी विंटर एक्टिविटीज़ हैं। जो लोग कैनेडियन लोग होते हैं, जो गोरे होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। स्कीइंग हो गया, स्लेजिंग हो गया,
ट्यूबिंग वगैरह हो गया, या फिर अपने वो स्नोमैन वगैरह बनाने लग जाते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं इंजॉय करने के लिए। तो मेरे हिसाब से हम इमिग्रेंट्स को भी इस टाइप के एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज होना चाहिए। मैं भी घर पे बोर हो रहा था तो मैं भी बाहर निकल गया एंजॉय करने के लिए। तो ये सिस्टम है, तो प्लीज़ बाहर निकलो, एंजॉय करो, एक्टिविटीज़ करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ प्लान वगैरह बनाओ। हमारा भी प्लान है कल थोड़ा आइस स्केटिंग वगैरह करने का। तो ये हिसाब किताब होता है सारी चीज़ों को हैंडल करने का। बाकी यार मेरे जो हाथ है ना वो बिल्कुल जम चुके हैं, एकदम हिलाना मुश्किल हो रखा है, और यहाँ पे भी सिस्टम थोड़ा सा जाम हो गया है, बोलना मुश्किल हो गया है। तो अभी मैं पहाड़ के ऊपर था, तो पहाड़ से नीचे उतरते हैं, घर की साइड चलते हैं, और मेरे को 2-3 चीज़ें खरीदनी है वो खरीदने चलते हैं। बाकी मैं ये बताऊँ कि मैंने इतनी ठंड को हैंडल करने के लिए क्या डाला हुआ है। वो ऐसा है कि जो मैंने नीचे अपने शूज़ डाले हैं प्रॉपर विंटर बूट्स हैं, उनके नीचे मैंने अपनी सॉक्स डाली हुई हैं प्रॉपर सर्दियों वाली वूलन वाली, और फिर मैंने अपनी जीन्स डाली हुई है, लेकिन जीन्स के नीचे मैंने प्रॉपर वार्म पजामी डाली हुई है जिससे मेरे को ज़्यादा ठंड ना लगे। विंटर शूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सॉक्स भी वूलन वाली ज़रूरी है क्योंकि ठंड वहीं से घुसती है, ठीक है। और ऊपर मैंने अपनी प्रॉपर जैकेट डाली हुई है, विंटर जैकेट नहीं है, वो हुड वगैरह वाली, लेकिन मेरे को ये सही लगती है क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर वो लेयरिंग है, इंसुलेशन है, तो इससे मेरे को ठंड नहीं लग रही है बिल्कुल भी। उसके नीचे मैंने स्वेटशर्ट डाली हुई है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन उससे काम बढ़िया चल रहा है। और उसके नीचे मैंने एक और लेयर डाली हुई है, मतलब वो जो वार्मर होती है ना, एक ब्लैक से कलर की जैस्मिन जी लेके आई थी, वो डाली हुई है यूनिक्लो की। और ऊपर मैं कैप डाल नहीं सकता क्योंकि पगड़ी बांधी हुई है। तो ये हिसाब किताब है। तो इस तरीके से आपको भी गियर अप होकर निकलना है। मैं तो रिकमेंड करूँगा प्रॉपर जैकेट डालो, विंटर वाली लंबी होती है, हुड होता है, सारा हिसाब किताब होता है, लेकिन ये चीज़ है, ठीक है। आगे निकलते हैं। तो भाई जब इतनी ठंड में, इतनी स्नो में और इतनी हवा में जब पैदल जाते हैं ना घर पे या फिर कहीं भी, तो अपने स्टूडेंट टाइम वाले दिन याद आ जाते हैं जब अपनी पार्ट टाइम जॉब से पैदल जाते होते थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, थाइज़ वगैरह जम जाती थी। मेरे पेट्रो कनाडा से घर का जो डिस्टेंस था वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर होता था, और मैं वॉक करके जाता था क्योंकि रात को 11:30 बजे के बाद बस नहीं मिलती थी। इतनी ज़्यादा ठंड होती थी, -30 -40 थंडरवे के अंदर। तो मेरे को एक जगह रुकना पड़ता था अपने आप को गर्म करने के लिए। रास्ते में एक मेट्रो नाम का ग्रोसरी स्टोर आता था, वहाँ पर मैं रुकता था, अपने आप को गर्म करता था, फिर आगे निकलता था। तो भाई साहब बहुत औखा काम था। मैं इसको कोई स्ट्रगल वगैरह नहीं कहूँगा क्योंकि ये ज़रूरी था करना, तभी अपनी फ़ीस निकली, लोन उतार पाए। बोला नहीं जा रहा, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जम चुकी है। आई थिंक आपको स्नो वगैरह दिखाई दे रही होगी, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ जम रहे हैं तो मैं ग्लव्स क्यों नहीं पहन रहा। तो मेरे पास ग्लव्स वगैरह नहीं है, लास्ट ईयर मैंने खरीदे थे लेकिन वो गुम हो गए थे। तो अभी ग्लव्स वगैरह खरीदने चलते हैं। भाई साहब बहुत औखा हिसाब किताब है, स्नो पे चलते हैं तो थक भी जाते। बाकी आपको कैमरे में पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, मेरा जो मुंह है ना वो भी बिल्कुल जम चुका है। ये सारी जो चीक्स वगैरह हैं ये सारी लाल हो चुकी है। तो फटाफट से अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं, गरम गरम होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे मौसम में उन लोगों को होती है जिनको बस में ट्रैवल करना होता है, इतनी ज़्यादा ठंड में, इतनी ज़्यादा स्नो में, इतनी ज़्यादा जब हवा चल रही होती है। तो सामने आपको 2 टाइप के बस स्टैंड दिखाई दे रहे होंगे, एक है पोल वाला और एक है शेड वाला। तो उसमें तो थोड़ा सहारा हो जाता है, थोड़ी सी ठंड कम लगती है, लेकिन ऐसे बस स्टैंड पे अगर आपको वेट करना पड़ जाए बस का तो भाई साहब हालत बुरी हो जाती है। और यार जब मौसम इतना ज़्यादा ख़राब होता है तो बसें भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है, लाइक 15 मिनट से 20 मिनट से। तो हमेशा अपनी ऐप वगैरह पे, गूगल मैप्स वगैरह पे चेक करके निकलो जो आपको बस पकड़नी है वो कितनी ज़्यादा डिले है, और उस हिसाब से अपने घर से निकलो। बाकी काम सारे चलते रहते हैं, डिलीवरी वगैरह चल रही है, सारा सिस्टम सेट है। ये जो आप सामने देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर बर्फ़ जम गई है, तो ये खुरचनी पड़ेगी। और हवा बहुत तेज चल रही है भाई साहब, बहुत औखा काम है यार। तो भाई साहब गाड़ी होने के फ़ायदे तो हैं, लेकिन इस तरीके से साफ़ करनी पड़ती है तो बहुत औखा काम है। तो भाई साहब फटाफट से मेहनत करके अपने लिए एक बढ़िया सा घर खरीद लो जिसमें गराज हो, ताकि आपको इन चक्करों में ना पड़ना पड़े। और अभी तो इतनी मोटी लेयर है भी नहीं बर्फ़ की, क्योंकि रात को बारिश पड़ी थी, अभी हवा चल रही है तो उसकी वजह से स्नो उड़ जाती है। लेकिन कभी कभी तो बहुत मोटी लेयर होती है, लाइक 5-5 इंच 10-10 इंच की लेयर हो जाती है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी अभी रात को जो स्नो पड़ी थी वो 10 सेंटीमीटर के आसपास प्रेडिक्ट कर रहे थे, 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर। तो ये सिस्टम है। दरवाज़ा जम चुका है जैसे कि आप देख सकते हो, खुल ही नहीं रहा है फाइनली। और गाड़ी के ऊपर से स्नो साफ करने की एक्साइटमेंट में मैं ये भूल ही गया कि गाड़ी पहले ऑन भी करनी होती है ताकि थोड़ी सी गर्म हो जाए, शीशों के ऊपर से थोड़ी सी पिघल जाए और इंजन थोड़ा अपना गर्म हो जाए। और यार इस टाइप का व्हीकल ना रोड पे सॉल्ट गिराते हुए जाता है ताकि जो स्नो है वो साथ साथ पिघलती रहे। हाँ जी, तो यार अभी मैं खड़ा हूँ एक वॉलमार्ट की पार्किंग के अंदर। तो यहाँ पे जब अपनी स्नो वगैरह साफ़ कर देते हैं, मशीनें वगैरह आती हैं तो एक जगह पे वो इकट्ठी कर देते हैं और इस तरीके के बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ से बन जाते हैं पार्किंग की साइड में। और जब विंटर्स वगैरह ख़त्म हो जाएगी उसके बाद भी ये पहाड़ ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे पिघलेगा। तो ये सिस्टम है, और नहीं पिघलता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस केस में बड़े बड़े ट्रक आएंगे, स्नो उठा के लेके जाएंगे और शहर के बाहर कहीं उसको फेंक के आएंगे। तो ये हिसाब किताब होता है। बाकी एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि OINP मतलब ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा
होगा कि ओंटारियो में पीएनपी लेने के लिए इसके थ्रू लेनी पड़ती है और इसके अंडर भी अलग अलग तरीके की कैटेगरीज होती हैं। और जनवरी 2024 में एक नया रूल निकला है कि जिन्होंने 1 साल का कनाडा के अंदर कोर्स किया है वो भी इसके अंडर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी पीएनपी ले सकते हैं। और काफ़ी सारे बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं जो इंडिया में बैठे हैं, फिर अपनी होम कंट्री में बैठे हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, ध्यान से उसको डीप में जाके रीड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जो एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर चाहिए उसमें काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक तरीके से LMIA वाला जो जॉब ऑफर होता है ना उससे मैच करती हैं। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, अपनी ओंटारियो में पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, फिर पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है, उनके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टिल आपने अपनी प्रोविंस चूज़ करनी है, कॉलेज चूज़ करना है, यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है तो प्लीज़ ट्राई करो ओंटारियो में मत आओ, बिकॉज ओंटारियो का बहुत ही हिसाब किताब ख़राब है महंगाई को लेके, PNP को लेके। तो ट्राई एनी अदर प्रोविंस लाइक नोवा स्कॉशिया, अल्बर्टा, मैनिटोबा, क्योंकि उन प्रोविंसेस में आपका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा, फीस उतर जाएगी, लोन उतर जाएगा और जॉब जो भी ठीक ठाक मिल ही जाती है। तो जो मेंटल प्रेशर होता है ना वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर ओंटारियो में आते हो, पहले पढ़ाई कंप्लीट करोगे, अपने आप को सेटल करोगे, फिर उसके बाद कहीं और मूव होगे तो बंदा परेशान ही रहता है। तो ट्राई एनी अदर प्रोविंस, चाहे OINP में ये हो गया है वो हो गया है, भाई साहब दिक्कत ही है। बाकी अब आगे निकलते हैं अपने ग्लव्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि भाई साहब मेरे पास ग्लव्स नहीं है। चले भाई ग्लव्स लेने हैं मेरे को, चलो। ठंड बहुत ज़्यादा है। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको रोड जो क्रॉस करनी है वो बिल्कुल जो वॉकिंग बना होता है ना रोड क्रॉस करने के लिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, उसी से क्रॉस करनी है। ये करोगे तो यार आप अपनी भी लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हो और जो लोग गाड़ी रोड पे चला रहे हैं उनकी भी लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हो। तो प्लीज़ यार ये जे वॉकिंग वगैरह ये सब मत करा करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल लो, कोई दिक्कत नहीं आती है। और यार रोड के ऊपर जब बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी होती है ना तो पता नहीं लगता भाई रोड किधर है, घास किधर है, साइड वॉक किधर है, कुछ पता नहीं लगता। तो लोग क्या करते हैं, मैं भी क्या करता हूँ कि सामने जो गाड़ी जा रही होती है उसके जो टायरों के निशान होते हैं ना उसके ऊपर उसको लेके हम रेफरेंस लेके चलते रहते हैं। तो ऐसे हिसाब किताब बढ़िया रहता है। हाँ जी, तो फाइनली हम पहुंच गए विनर्स। यहाँ से हमने ग्लव्स वगैरह खरीदने हैं। यहाँ पे थोड़ा सस्ता सौदा मिल जाता है, साथ में बढ़िया मिल जाते हैं, क्वालिटी वाले, ब्रांडेड वाले। बाकी अंदर जाने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि मेरी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वगैरह के साथ डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, कॉल पे बात होती है। मेरे को ये बोलते हैं कि यार हमें ना बहुत ज़्यादा फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, दूसरों को देख के कनाडा के अंदर कि भाई वो तो ये कर रहा है, वो रियल्टर बन गया है, वो ये जॉब कर रहा है, वो IT इंडस्ट्री में है, मैं तो पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ, मेरी तो कमाई होगी नहीं, मेरी तो लाइफ बिल्कुल बेकार है, मेरा फील्ड बिल्कुल घटिया है। ऐसा नहीं होता है। जो भी आप फील्ड में काम कर रहे हो हर फील्ड में अच्छी कमाई हो जाती है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमेशा दूसरे की थाली का जो लड्डू होता है ना वो हमेशा बड़ा लगता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है और लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। लोगों का काम ही होता है एक दूसरे को भड़काते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, वो सोचने की जरूरत नहीं है। जो आपका फील्ड है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर खेलो। बाकी अंदर ग्लव्स लेने चलो। तो भाई ये वाला पेयर पसंद आया, फाइनली बढ़िया लग रहा है, $35 का, अंदर से प्रॉपर वार्म है, प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह है। बाकी अगर सस्ता सौदा खरीदना चाहते हो तो डॉलर में भी मिलता है, वहाँ पे $3.5 $4 में आपका हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। चलते हैं। जब आप कनाडा के अंदर गाड़ी चलाओगे ना विंटर्स के अंदर, जब स्नो बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब ब्रेक मारते हो तो एकदम से आपको ब्रेक नहीं मारनी। अगर आप एकदम से ब्रेक मारते हो ना क्या होगा, मे बी आपको आवाज़ सुनाई दे हो, आई डोंट नो, तो एकदम से आपकी गाड़ी स्किड करेगी। तो प्रेस रिलीज ऐसे करना होता है तो दिक्कत नहीं आती है। तो ये हिसाब किताब है। और हाँ, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि सामने वाली गाड़ी रुक रही है तो पहले ही अपनी हल्की हल्की ब्रेक मारना शुरू कर दो, ताकि जब तक आप वहाँ पहुँचोगे तो आपकी गाड़ी रुक जाएगा। अगर एकदम वहाँ एंड पे पहुँच के ब्रेक मारोगे तो भाई साहब बहुत स्किड हो जाएगी, ठोकोगे और पीछे से ठोकोगे तो आपकी ही गलती मानी जाएगी 99.999% केसेस। हाँ जी, तो यार अपना सारा सौदा वगैरह लेके हम घर आ गए और अब आप देख सकते हो कि मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया है। पहले जो रोड थी पीछे, जो मेन रोड है, वो फिर भी साफ़ थी, स्नो वगैरह नहीं थी। अब उसके ऊपर भी स्नो आ गया। अब थोड़ी देर में मशीनें वगैरह आएंगी उसको साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे साइड वॉक का पता ही नहीं लग रहा कि भाई साइड वॉक कहाँ पे है और घास वगैरह कहाँ पे है। तो ये हिसाब किताब हो जाता है। और बहुत ज़्यादा स्नो गिर रही है, मे भी आपको दिखाई दे रही होगी, हवा भी काफ़ी चल रही है, लेकिन लोग नहीं रुक रहे, गाड़ियाँ चलती जा रही है, सारा काम चल रहा है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। और विंटर्स के अंदर अपने आप को ढक के रहो।